मौलिक अधिकार के सारे इंपॉर्टेंट केसेस कल अपन ने देखे थे, कुछ कुछ अपन ने देखे थे, आपने वीडियोस? यस, देखा था? समझ में आया आपको? यदि आपने वो वीडियो अच्छे से देखा है और आपने वो केसेस अच्छे से लर्न कर लिए हैं, तो ये आप मान के चलिए आप भीड़ से 2 स्टेप आप आगे हो चुके हो। यस, यदि कोई क्वेश्चन यदि उनको भी आ रहा है और आपको भी आ रहा है और आपने उनमें से कुछ कुछ केसेस यदि लिख के आ गए अपने आंसर में, तो आपके मार्क्स उनके आएंगे 10 में से 3 मार्क्स या 4 मार्क्स, आपके 6 मार्क्स आएंगे आपके। यस, वो अपन ने याद किया था। ठीक है, तो यस, तो 12 केस अपन ने कल अपन ने देखे थे, सॉरी 22 केस तक अपन ने पूरा कल अपने पढ़ लिया था। उसके आगे का अपन पढ़ने वाले हैं। ये तो पहले अपन ने क्या देखा था? मौलिक अधिकार के बारे में देखा था। आर्टिकल 12 के ऊपर ने एक बेसिक देखा था। आर्टिकल 13 अपन ने बेसिक देखा था। आर्टिकल 14 में क्या है ये अपन ने देखा था। 15 में क्या है और 16 में क्या है। यस, इसके बाद में अपन ने सारे केस अपन ने डिस्कस किए थे, है ना? फंडामेंटल राइट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण केसेस आर्टिकल 12 के अपन ने देखे थे, 13 के देखे थे, यस, 14 के देखे थे सारे ट्रिक से। ट्रिक याद है आपको? 15 के देखे थे ट्रिक से। ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यहां तक अपन ने पूरा देख लिया था। यस, 22वां अपन ने देखा था गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण। इसमें क्या था? गोपालन और मेनका गांधी। गोपालन यानी गोपाल कृष्ण गोखले और मेनका गांधी यानी कि महात्मा गांधी। और दोनों क्या होते हैं? गिरफ्तार होते हैं। तो गिरफ्तारी के वाला अपनों को याद करना है, तो गोपाल गांधी गिरफ्तार। क्लियर है? इसके बाद के अपन देखते हैं 23 बोलता है कि मानव दुर्व्यापार और बेगार का निषेध, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स लेबर, इन पे रोक लगाना। किस पे? मानव का व्यापार और बेगारी, जबरदस्ती जो मजदूरी, इन पे रोक लगाने के लिए ये लेके आए थे 23, है ना? तो देखो इसमें 2 केस आपको लिख के आना। यदि ऐसा यदि आ जाए टॉपिक लिखने के लिए कि भाई मानव का व्यापार हो रहा है ना, मानव की तस्करी हो रही है, और या फिर बच्चों से काम करवा रहे हैं, जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, ऐसा कुछ लिखने के लिए आ जाए, तो फिर तो ये बच्चों वाला नहीं है, ये जबरदस्ती काम करवाना है। जैसे बंधुआ मजदूर होता है ना, बंधुआ मजदूर, उनसे जो काम करवाते हैं वो है ये। यहाँ पे बच्चों वाला इसमें आएगा, 24वें नंबर में आएगा, आर्टिकल 24 में आएगा, बच्चों वाला आएगा। बच्चों से जबरदस्ती काम नहीं करवाना है ना? तो इसमें 2 केस आपको लिख के आने हैं। पहला केस तो ये है कि पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का है। इसमें क्या है? एशियाड गेम जो हुआ था, एशियन गेम हुए थे उस टाइम पे 82 के आसपास, वहां पे जो श्रमिक थे उनको न्यूनतम मजदूरी से कम का भुगतान किया गया था। तो ये केस आया था कि ये जो एक तरीके से क्या है, ये फोर्स लेबर है ये एक तरीके से, और ये आर्टिकल 23 का ये उल्लंघन करता है ना? और एक केस ये था कि बंधुआ मजदूर जो बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस भारत संघ 84 का मामला है। एक इसका लिख के आना है आपको, है ना? क्लियर है? तो मानव का व्यापार मतलब बंधुआ मजदूरों का व्यापार, तो मानव की यूनियन बनाएंगे, मानव की यूनियन बनाएंगे, है ना? तो पीपल्स यूनियन, है ना? और दूसरा बंधुआ मजदूर। तो इसमें वैसे रटने वाला कुछ भी है नहीं, इसमें नाम पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में है ये, है ना? ट्रिक की इसमें जरूरत है नहीं, ट्रिक की इसमें, क्योंकि देखो पीपल यूनियन बना रहे हैं डेमोक्रेटिक राइट के लिए। पीपल यूनियन क्यों बना रहे हैं? बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए, और बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा ये भी इसी के लिए। क्लियर है यहाँ तक? ये 2 आपको लिख के आना है। यदि इससे संबंधित कोई टॉपिक आ जाए तो ये आपको लिख के आना है। और क्वेश्चन यदि आ गया कि भाई पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, इसका संबंध, इस केस का संबंध किस आर्टिकल से है? तो आर्टिकल 23 इससे संबंधित है। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। आर्टिकल 24 बाल श्रम का निषेध, यानी कि 14 साल से कम के जो आयु के जो बच्चे हैं इनको खतरनाक काम पे रोक है ना? इसकी डिटेल आप अपने नोट्स में पढ़िएगा। यहाँ अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ जो केसेस हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। पहला केस क्या बोलता है? MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 96 का मामला है। तमिलनाडु में आपको पता ही है ना? क्या है तो उसमें वहाँ सबसे बड़ा कारखाना है बारूद बनाने का, पटाखे बनाने का, आतिशबाजी का, है ना? वहाँ पे तो वहाँ माचिस और पटाखा उद्योग में बाल श्रम जो है वो अनुच्छेद 24 का उल्लंघन करता है ना? तो MC मेहता वर्सेस तमिलनाडु, ठीक है। और दूसरा बंधुआ मुक्ति मोर्चा, ये जो था ऊपर वाला बंधुआ मुक्ति मोर्चा भारत संघ, एक ये वाला केस वापस से इसमें अपन लिख के आ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कैसे करें इसको याद? कौन था
जिसने बच्चों को बंधुआ मजदूरों से बाहर निकाला। कौन था वो व्यक्ति? मैं था। मैं था मतलब मैं था वाला किस लिख के आना है आपको, याद रहेगा। जिसने बच्चों को बाल मजदूरी से बाहर निकाला, बंधुआ मजदूरी से बाहर निकाला, कौन था वो व्यक्ति? मैं था, यानी मैं था। मेहता जी का नाम एक जगह और आया था, बताओ कहाँ पे? कल अपन ने याद किया था ना, पर्यावरण। यस, पर्यावरण वाले किस में आया था मेहता जी का नाम? कैसे आया था? क्या अपन ने ट्रिक बनाई थी उसकी? ट्रिक अपन ने ये बनाई थी मेहता जी वाले की ट्रिक कि भाई मैंने पूछा सबसे, सबका फेवरेट टॉपिक कौन सा है, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? किसी ने बोला इकोनॉमिक्स, किसी ने बोला पॉलिटी, किसी ने बोला साइंस, किसी ने बोला मैथ। भाई पर्यावरण किसी ने बोला ही नहीं। कौन था जिसने बोला पर्यावरण? वो मैं था, यानी मैं था। याद रहेगा, मेहता जी का नाम पर्यावरण में लिख के आना है और ये इसका नाम बाल मजदूरी में भी लिख के आना है। चले आगे, आर्टिकल 24 का क्लियर। आर्टिकल 25, 26 ये क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आपको अपना धर्म मानने की क्या है? आज़ादी है। अब जिस धर्म को मानना चाहें उस धर्म को आप अपना सकते हैं, उस धर्म को आप मान सकते हैं, इसकी आपको क्या है? आज़ादी है। कौन बोलता है? आर्टिकल 25 बोलता है। और 26 क्या बोलता है? धार्मिक संप्रदायों का प्रबंधन करने का अधिकार। जो धार्मिक संप्रदाय है ना, इनको मैनेज करना है, इनको मंदिरों को मैनेज करना, इनका अधिकार किस में आएगा? 26 में आएगा। अब देखो जी, इसमें भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि देखो नाम से पता चलेगा। आयुक्त हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ न्यास वर्सेस श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामीयर 1954 का मामला है, जिसको क्या बोलते हैं? शिरूर मठ केस बोलते हैं, है ना। तो उसमें क्या, कौन सा कर्म एसेंशियल है ये न्यायालय तय करेगा, है ना। कौन सा कर्म सबसे ज्यादा जरूरी है कि कौन बताएगा? ये न्यायालय बताएगा। भाई जो धर्म है ना, इनका मैनेजमेंट कौन करेगा? कौन करेगा? जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं धर्म के, है ना, जो कमेटी बनी हुई है वो करेगी। लेकिन कौन सा कर्म करना जरूरी है ये कौन बताएगा? ये न्यायालय बताएगा। जैसे कि मान लीजिए मंदिरों में क्या हुआ, फालतू की एक प्रथा बना दी कि भैया खून निकालना है, खून चढ़ाना है, तो ये इस तरीके की बात नहीं मानी जाएगी, है ना। तो ये न्यायालय तय करेगा कि भाई कर्म क्या करना है उसमें, है ना। कमेटी क्या बनाएगी वो ये तय करेंगे। तो उसमें याद रहेगा आपको, आयुक्त हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ न्यास। इससे पता चल रहा है कि किसका ये धर्म वाला मामला है। और ये सेम यहाँ आएगा, सेम आपको इसमें लिख के आना है ना। वर्सेस श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामीयर 1954, जिसको क्या बोलते हैं? शिरूर मठ केस। क्लियर है? तो धर्म का नाम पे कुछ भी यदि टॉपिक आ जाए तो आपको ये बीच में घुसा के आना है, बीच में, है ना। और दूसरा है स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य। स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य है। इसमें क्या है? जबरन, प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण गलत है ना। जबरदस्ती या प्रलोभन के द्वारा जो धर्मांतरण कर रहे हैं वो गलत है। जबरन धर्मांतरण नहीं करना है। क्लियर है आपको, है ना, याद रहेगा। और 26 में भी यही है, देखो, कमिश्नर हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ न्यास वर्सेस श्री लक्ष्मी तीर्थ स्वामीयर 1954, शुरू मठ के धार्मिक गतिविधियां प्रत्येक धर्म संप्रदाय प्रबंध स्वयं करेगा, है ना। धार्मिक जो गतिविधियां है ना वो खुद ही आपको वो मैनेज करेंगी। भैया चावल यहाँ चढ़ाने हैं, पैसा यहाँ डालना है, यहाँ गुल्लक रखी जाएगी। तो जितनी भी धार्मिक गतिविधियां हैं जो वो है वो खुद ही मैनेज करेगा। लेकिन धर्मनिरपेक्ष गतिविधियां, यानी कि जो सेक्युलर मैटर जैसे मैटर्स हैं, जैसे संपत्ति हो गई, प्रबंधन हो गया, लेखा जोखा, इस पे राज्य नियमन कर सकता है ना। यानी कि धार्मिक जो मंदिर है इसकी संपत्ति पे राज्य का हक हो सकता है। बताओ जी कैसी बात है ना। गतिविधियां तो तुम मैनेज करो कि भाई पैसा कैसे कमाना है, लेकिन जो संपत्ति मिलेगी ना उसका प्रबंधन कैसे मैनेज करना है, उसका लेखा जोखा क्या है, वो राज्य नियमन करेगा। बताओ, है ना। अब यहाँ क्या है, एक तरीके से क्या है, पार्शियलिटी है एक तरीके से, कि भाई जो हिंदू के जो मंदिर है ना उन पे तो क्या है कि राज्य नियंत्रण कर रहा है, लेकिन बाकी जो धर्म है उनके मंदिरों पे, मंदिर मस्जिद या जो भी है गिरजाघर वगैरह, उन पे नियंत्रण क्यों नहीं है ना। यदि हिंदुओं पे तो बस सब पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है ना। इस संविधान का हवाला देते हुए उसको रोक दिया जाता है। बढ़े आगे, 25-26 किसका है? धर्म से संबंधित है मामला है। 25-26 धर्म से संबंधित मामले इसमें आएंगे और ये आपको लिख के आने हैं। 27 और 28। 27 में क्या है? राज्य किसी व्यक्ति को धर्म के प्रचार के लिए कर के लिए बाध्य नहीं करेगा, है ना। धर्म के प्रचार के लिए राज्य क्या नहीं करेगा? बाध्य नहीं करेगा। भैया तुम पैसा दो हम धर्म का प्रचार करेंगे, है ना, ऐसा नहीं कर सकता राज्य। और 28 में क्या है? कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना से स्वतंत्रता, यानी कि स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी,
है ना, किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये से संबंधित मामले देखते हैं। तो प्रफुल्ल गोरडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है 2011 का। इसमें क्या है, हज पे जो सब्सिडी जो दे रही है सरकार, है ना, उस पर ये लगाया था कि सब्सिडी क्यों दे रहे हैं सरकार, हज जो यात्रा है उस पर सब्सिडी क्यों दे रहे हैं। 2011 का मामला है, अभी 10-15 साल पहले का ही है। ठीक है, तो सरकार ने क्या बोला, जो कोर्ट ने क्या बोला कि ये सब्सिडी कर नहीं है, बल्कि ये क्या है, कल्याण और सुविधा के लिए दिया जा रहा है ना। क्या बोला उसने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये कर नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम कर उनको पैसे दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, और किसके लिए दे रहे हैं, कल्याण के लिए और सुविधा के लिए दे रहे हैं, है ना। तो टैक्स लेने पर प्रफुल्ल गोरादिया, टैक्स लेने पर प्रफुल्ल गोरादिया, प्रफुल्ल गोराडिया, है ना, क्या ले रहे थे, पैसे ले रहे थे धर्म के नाम पे। तो प्रफुल्ल क्या किया, गुर्रा दिया प्रफुल्ल। 28वें नंबर पे देखो, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना से स्वतंत्रता, है ना। इसमें देखो अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और डीएवी कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दो आपको लिख के आने इसमें। अरुणा रॉय क्या बोलती है, स्कूलों में जो नैतिक शिक्षाएं दी जा रही है, जैसे कि सत्य, अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता, इसने क्या बोला, ये एक तरीके से क्या है, किसी धर्म को बढ़ावा दे रही है एक तरीके से, है ना। जैसे कि क्या है, जैन धर्म में जो महावीर स्वामी के उपदेश भी यही है, सत्य, अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता, है ना। और हिंदू धर्म में रामचंद्र जी के भी यही है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि ये किसी धर्म विशेष की बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उसने क्या बोला कि ये जो शिक्षाएं हैं, सत्य, अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता, ये धार्मिक शिक्षा नहीं है, ये क्या है, ये नैतिक शिक्षा है। क्लियर है यहाँ तक। तो क्या है, अरुणा रॉय का आपको याद रखना है। दूसरा, डीएवी कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1971 का मामला है। धार्मिक अल्पसंख्यक जो संस्थान है वो अपने धर्म से संबंधित शिक्षा दे सकते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थान अपने धर्म से संबंधित शिक्षा दे सकते हैं, है ना। जैसे क्या है कि जैन कॉलेज खुले हुए हैं आजकल काफ़ी सारे, खंडेर बाल विद्यालय खुले हुए हैं, है ना, माहेश्वरी स्कूल चल रहे हैं। तो जो धार्मिक जो अल्पसंख्यक जो संस्थान है वो अपने धर्म से संबंधित जो शिक्षा है वो दे सकते हैं। यानी कि वहाँ जैनों के यहाँ पे नमोकार मंत्र अगर बोल रहे हैं तो कोई उसका विरोध नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, आर्टिकल 28 की वजह से नहीं कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक। तो डीएवी कॉलेज स्टेट ऑफ पंजाब, तो अरुणा प्रार्थना में खूब रोई, डीएवी कॉलेज में अरुणा जो थी, अरुणा प्रार्थना में खूब रोई डीएवी कॉलेज में, अरुणा रॉय डीएवी कॉलेज में प्रार्थना में खूब रोई। प्रार्थना यानी कि प्रार्थना उपासना से संबंधित ये वो है, उस पर ये लिख के आना है, जहाँ भी प्रार्थना उपासना का जाए वहाँ पे ये चिपका के आना है आपको। क्लियर है, चले आगे। 29 और 30 ये दोनों किससे संबंधित है, अल्पसंख्यक से संबंधित है ना। और अच्छी बात क्या है, दोनों में एक ही ये आपको लिख के आना है, तीन ही ये केसेस हैं, इन तीनों को चिपका के आना है दोनों में। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने के लिए आर्टिकल 29 लेके आए थे। और आर्टिकल 30 क्या है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार है। ये क्या है, आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है। क्लियर है। यहाँ पे तो क्या हितों का संरक्षण हो रहा है, यहाँ पे उनको अपने स्कूल कॉलेज स्थापित करने और उनको मैनेजमेंट करने का पूरा अधिकार इनके पास में है, अल्पसंख्यक के पास में है। तो कैसे करें इसको याद, चंपाकम दोराईजन वर्सेस मद्रास राज्य, स्टीफन कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो चंपाकम और दोराईजन बहुत कम लोग हैं और दो ही लोग हैं, यानी कि अल्प संख्या में लोग हैं, है ना। तो आपको किस में लिख के आना है, ये अल्पसंख्यक में लिख के आना, चंपाकम, है ना, बहुत कम, कितने कम, दोराईजन, सिर्फ दो ही तो लोग हैं, इतने कम लोग हैं। तो ये किस में लिख के आना है आपको, अल्पसंख्यकों के में लिख के आना है। इसमें कि ये क्या बोला, सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में जाति आधारित जो प्रवेश है वो अनुच्छेद 29 का उल्लंघन नहीं है ना। सरकारी सहायता जो प्राप्त कॉलेज है उसमें जाति आधारित जो प्रवेश दे रहे हैं उसमें आर्टिकल 29 का उल्लंघन नहीं हो रहा है ना। क्योंकि सरकार क्या बोलती है, सरकार बोलती है कि भैया स्कूलों में कॉलेजों में जाति आधारित जो व्यवस्था है एडमिशन की वो नहीं होनी चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पे दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सरकारी सहायता प्राप्त जो कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज नहीं, सरकारी सहायता प्राप्त जो कॉलेज हैं वो जाति आधारित जो प्रवेश दे रहे हैं वो आर्टिकल 29 का उल्लंघन नहीं है। और स्टीफन कॉलेज, इसमें क्या बोला कि अल्पसंख्यक जो संस्थान हैं कुछ सीमा तक अपनी पहचान बनाए रख सकते हैं। ठीक है, जो अल्पसंख्यक जो संस्थान है वो कुछ सीमा तक अपनी पहचान बना के रख सकते हैं। ये स्टीफन कॉलेज वाले मामले में बोला, स्टीफन, है ना। और टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसमें क्या बोला, शिक्षा व्यापार नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट
प्रवेश प्रक्रिया, फीस और रिजर्वेशन तय कर सकते हैं, है ना। लेकिन शिक्षा को व्यापार नहीं माना जाएगा, है ना। लेकिन व्यापार नहीं मान रहे, एक तरफ तो क्या बोल रहे हैं व्यापार नहीं है, दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं वो प्राइवेट जो स्कूल कॉलेज वगैरह हैं वो प्रवेश प्रक्रिया कि भाई किसको लेना है किसको नहीं लेना है, फीस कितनी लेनी है और रिजर्वेशन फॉलो करना है कि नहीं फॉलो करना है, ये सब वो खुद ही अपने बेसिस से फॉलो कर सकते हैं। फिर तो क्या हुआ, ये तो बिजनेस ही बन गया। फिर तो ये दोनों क्या हुआ, आपस में क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई सारी चीज़ें, है ना। तो ये आपको लिख के आना है दोनों की दोनों मामले, क्लियर है। तो पाई फाउंडेशन, पाई क्या है, पाई एक छोटा सा वर्ड है, पाई 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 शुरू होने से पहले खत्म, पाई, है ना। क्या पाई, कुछ भी पाई, कुछ भी छोटी चीज़ पाई, पाई, है ना। तो पाई क्या है, बहुत छोटा सा वर्ड है, तो अल्पसंख्यक में इसको लिख के आना है, याद रहेगा। 2930 याद हो गया आपको, 2930। पहला बताओ, पहला क्या था, चंपाकम दोराई जन, बहुत कम लोग हैं और दो ही तो लोग हैं। और दूसरा क्या है, स्टीफन कॉलेज वाला मामला, और तीसरा पाई फाउंडेशन वाला मामला। चले आगे, 29 और 30, 30 में भी ऊपर के तीनों ही लिख के आने हैं। अब देखो 31 बस खत्म होने वाला है। 31 में क्या है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले था, अब इसको निरस्त कर दिया गया है। इसको किस में डाल दिया है, यहाँ से हटा के इसको अब अनुच्छेद 300A में डाल दिया है, यहाँ से हटा के, है ना। तो व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, सिवाय कानून कर सकता है या मुआवजा देकर कर सकता है, क्लियर है। जैसे मान लीजिए कोई खेत आ रहा है और कोई रोड निकाली गवर्नमेंट और खेत बीच में आ रहा है, तो उसको मुआवजा देगी गवर्नमेंट, है ना, और तब उसके खेत को कैप्चर करेगी, है ना। तो मुआवजा देकर और कानून के द्वारा ही उसको संपत्ति से वंचित किया जा सकता है, क्लियर है यहाँ तक। तो उसमें क्या लिख के आना है, क्वेश्चन एंड भारती वाला केस लिख के आना है और मिनर्वा मिल्स वाला केस लिख के आना है, क्लियर है। क्वेश्चन एंड भारती में तो यही हुआ था, भाई वो जो मठ था उसकी जो ज़मीन थी वो सरकार ने हथिया ली थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने केस चलाया था, और ऐसे ही वो था मिनर्वा मिल्स, क्लियर। अच्छा, आर्टिकल 31 का जो उन्मूलन है वो किसमें किया था, ये जो हटाया था इसको कैसे हटाया था, 44वां संविधान संशोधन था उसमें हटाया और इसको किसमें डाल दिया, 300A में डाल दिया, जो कि संविधान के भाग 12 में है। किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, यह संवैधानिक अधिकार है, अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। पहले क्या था, ये संवैधानिक भी था और मौलिक भी था, अब ये क्या है, सिर्फ संवैधानिक अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इसको मौलिक अधिकार से निकाल के किसमें डाल दिया है, संविधान के दूसरे भाग में डाल दिया है इसको, क्लियर। आर्टिकल 32 है ना, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक उपचार। मौलिक अधिकारों का किसी का हनन हो गया, है ना, मौलिक अधिकारों को किसी ने शोषण कर लिया, तो क्या क्या अधिकार है आपके पास में, ये देखते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के शब्दों में आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अम्बेडकर जी क्या बोलते हैं, आर्टिकल 32 क्या है, ये आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। अब देखो ये 5 तरह की रेट है ना, 5 तरह की रेट लगाते हैं, है ना। यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के बनते रहते हैं क्वेश्चन यहाँ से, ये मैंने पूरी चार्ट के फॉर्म में लिखी हुई है, एक बार आप देखना है इसको, है ना, बहुत इजी तरीके से आपको ये याद हो जाएगा, है ना। कई बार क्या पूछते हैं, इनका मतलब क्या है, किसके विरुद्ध ये प्राप्त होते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, कहाँ इसको यूज़ करना है और इसके संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है, ठीक है। एक बार देखना, आपने वैसे पढ़े भी होंगे ये, ठीक है। नहीं आए समय में तो अपन इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, यहाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ब्रीफ करूं, देख लेना यार, इजी है वैसे। हैबियस कार्पस, हैवी यानी बहुत हैवी है उसका, क्या कार्पस यानी उसका शरीर बहुत हैवी है ना, हैवी है यानी कि उसको शरीर सहित प्रस्तुत करो उसको, है ना, शरीर सहित उसको प्रस्तुत करो। मैंडेस का मतलब हम आदेश देते हैं। मैंडी नाम की जो लड़कियां होती है ना, वो क्या करती हैं, आदेश देती है, आदेश। जैसे मेरी वाइफ का नाम भी क्या है, मैंडी है ना, तो वो क्या करती है, आदेश देती है ना। प्रोहिबिशन माने रोक लगाना, प्रोहिबिशन माने रोकना, वैसे पता ही आपको इंग्लिश में क्या होता है, प्रोहिबिट मतलब रोकना, और सर्स्योरी मतलब भी रोकना। प्रोहिबिशन माने रोकना और ये भी रोकना, तो ये तो क्या रोकते हैं, प्रोहिबिशन, ये तो काम जब आपका चल रहा होता है तब इसको रोकते हैं, और ये काम होने के बाद में रोकते हैं, क्लियर। तो सॉरी बोल रहा है, कब बोल रहा है, मैंने काम गलत कर दिया सर, मेरे से गलती हो गई सर, है ना, यानी काम कर दिया उसने, काम करने के बाद में वो सॉरी बोल रहा है, तो सॉरी। और प्रोहिबिशन माने वैसे ही रोकना। और क्यों वारंट जारी कर दिया, क्यों किया है वारंट जारी, क्यों किया है, क्यों वारंट जारी क्यों किया है, किस अधिकार से किया है, तो किस अधिकार से, क्लियर है।
तो ऐसे ही आप देखना है, ईजी है पूरा। आगे चलते हैं। देखो इससे संबंधित यदि मामले आ जाए ना, तो ये 4 मामले हैं, ये आपको लिख के आने हैं। पहला है एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिनर्वा मिल्स वाला मामला, मेनका गांधी वाला मामला, शशिकांत शुक्ला वाला मामला, है ना, शशिकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर। तो ये 2 अपन ने पढ़े हुए हैं। सेकंड नंबर मिनर्वा मिल्स भी अपन ने 2-3 बार पढ़ लिया है, मेनका गांधी भी अपन ने 2-3 बार अपने पढ़ लिया है। फर्स्ट नंबर पर देखते हैं एल चंद्र कुमार। ये क्या बोलता है, आर्टिकल 32 और 226 ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और इनको हटाया नहीं जा सकता। क्लियर है, आर्टिकल 32 और 226, है ना। 226 भी क्या है, इसके थ्रू भी रिट जारी करते हैं, 226 के थ्रू भी रिट जारी करते हैं, है ना। और 32 के थ्रू सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार का यदि होता है हनन तो 32 के थ्रू करते हैं, और 226 के थ्रू किस पे करते हैं, किसी भी अधिकार का हनन होता है, आर्टिकल किसी भी यदि आर्टिकल का संविधान में 1 से लेकर के 395 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं, किसी का भी अगर हनन किया है तो इसके अगेंस्ट राज्य क्या करेगा, रिट जारी कर सकता है ना। तो ये दोनों क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ये दोनों क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और इनको हटाया नहीं जा सकता है। क्लियर। शशिकांत शुक्ला वाला मामला देखो, आपातकाल में लोगों की अवैध गिरफ्तारी होने पर हाई कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस जारी की थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी, है ना, याचिका खारिज कर दी, जिसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस बात कहते हैं। देखो क्या हुआ था, 1975 का टाइम जो पता ही है आपको, आपातकाल का टाइम था, है ना। आपातकाल के टाइम पे ये लेके आए थे शशिकांत शुक्ला जी, इसको लेके आए थे। उन्होंने एक रेट लगाई थी, क्या रेट लगाई थी कि आपातकाल में जो लोग हैं उनकी अवैध गिरफ्तारी हो रही थी, है ना, लोगों की अवैध गिरफ्तारी हो रही थी, तो उस टाइम पे उनके जो मौलिक अधिकार थे उनका जो हनन हुआ है ना, उसके लिए उन्होंने हैबियस कॉर्पस जारी की थी, तो जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और उनकी ये जो याचिका है वो खारिज कर दी गई, उनकी याचिका, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने की जो याचिका थी वो खारिज कर दी कि भैया ये जो गिरफ्तारी हुई थी वो सही थी, है ना, क्योंकि उस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, ऐसे बोल के उन्होंने खारिज कर दिया, जिसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस बात बोलते हैं। एक ये आप देख लेना, आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में क्या डिफरेंस है, ये इसका पार्ट नहीं है कोई, ये वो नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया एक बार यहाँ पे। देखो, है ना, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट जारी करेगा, इसमें हाई कोर्ट जारी करेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट पे यदि हुआ है, किसी का फंडामेंटल राइट का शोषण हुआ है तो उसके अगेंस्ट आर्टिकल 32 के थ्रू रेट जारी होगी। इसमें फंडामेंटल राइट या कोई भी लीगल राइट हो उसके अगेंस्ट आर्टिकल 226 के थ्रू जारी होगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जारी कर सकता है रिट, है ना, और जबकि हाई कोर्ट किसी के भी अगेंस्ट जारी कर सकता है। ऐसा में प्रकृति क्या है, फंडामेंटल राइट इसकी डिस्क्रिशनरी है, इसकी प्रकृति क्या है, डिस्क्रिशनरी है। इसका क्षेत्र क्या है, सिर्फ संकीर्ण है, सिर्फ फंडामेंटल राइट तक सीमित है, जबकि इसका क्षेत्र क्या है, इसका व्यापक है, इसका क्षेत्र। क्लियर है। और ये आर्टिकल 33 ये क्या बोलता है, सशस्त्र बलों आदि के लिए मौलिक अधिकारों का संशोधन, है ना। अब देखो कि क्या होता है कि हम लोग खड़े होकर के सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, किसी भी मुद्दे पर हमें जहाँ जो गलत लग रहा है उसके थ्रू हम लोग वीडियो बना के बोल सकते हैं, है ना। लेकिन जो आर्मी के जो लोग हैं ना, पुलिस के लोग, आर्मी के लोग, वो नहीं बोल सकते हैं, उनको राइट नहीं है। और राइट क्यों नहीं है, आर्टिकल 33 के लिए की वजह से राइट नहीं है। तो आर विश्वान और यूनियन ऑफ इंडिया, आर विश्वान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सशस्त्र बलों पर आर्टिकल 19 की जो आर्टिकल 19 की सीमितता वैध है। 19 क्या बोलता है, फ्रीडम, घूमने फिरने की, बोलने की, अभिव्यक्ति की जो है फ्रीडम है, लेकिन ये उन पे सीमित कर दिया है ना, क्या है, एक लिमिटेशन लगा दी उन पे। और आर्टिकल 33 का उद्देश्य क्या है, कार्य क्षमता को बनाए रखना है ना। आर्टिकल 33 क्या बोलता है, ताकि उनकी जो कार्य क्षमता है वो बनी रहे, उनका ध्यान ये नहीं रहे कि सिर्फ सिर्फ बुराई करने पे उनका ध्यान रहे, सरकार की बुराई करने पे उनका ध्यान रहे, है ना। उनका ध्यान किस पे रहना चाहिए, क्योंकि वो खुद क्या है, सरकार का पार्ट है ना, सरकार का पार्ट है, अपने काम पे अच्छे से ध्यान लगाएं, इसलिए आर्टिकल 33 बनाया था। ऐसा में, है ना। तो आर्टिकल 19 के में जो आते हैं फ्रीडम, है ना, अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता, वो इन पर क्या लगा दिया, इनके लिए लिमिटेशन लगा दी है। तो विश्वान और यूनियन ऑफ इंडिया, दुनिया बोल सकती है, बस सशस्त्र बल नहीं बोल सकते हैं। ये सशस्त्र बलों के लिए क्या है, विष है, विष, ये क्या है, जहर है ये, है ना। पूरी दुनिया तो बोल रही है लेकिन जो आर्म फोर्स हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये उनके लिए क्या है, ये जहर है। ठीक है, तो आर्म फोर्स के लिए क्या है, ये एक विष की तरह है ये,
तो विश की तरह यानी कि विश्वान, विश की तरह तो विश्वान, आर विश्वान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपको याद करना है। क्लियर है? आर्टिकल 19 और 33 यहाँ पे आए थे, दोनों केस आए थे। ये भी क्या है, फ्रीडम, और ये फ्रीडम पे क्या लगा दिया है, लिमिटेशन लगा दी है। इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है, तो ये भी मैंने इंपॉर्टेंट लगे मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। इसका स्वरूप क्या है, नागरिक स्वतंत्रता। इसमें क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से लगा है लिमिटेशन। प्रतिबंध रीजनेबल है, जबकि इसमें स्पेशल है, कुछ स्पेशल लगाए प्रतिबंध या स्ट्रिक्ट प्रतिबंध लगाए है ना। किसके लिए, ये सामान्य नागरिक के लिए आर्टिकल 19 पे है ना, और ये आर्म फोर्स और पुलिस फोर्स के लिए आर्टिकल 33 पे लगाया है लिमिटेशन। क्लियर हुआ? और ये लास्ट स्लाइड है, आर्टिकल 34 और 35, ये देखते हैं। 34 क्या बोलता है, मार्शल लॉ के दौरान फंडामेंटल राइट पर संसद की शक्ति क्या बोलती है, वो है ना। जब भी मार्शल लॉ लग रहा है तो उस समय फंडामेंटल राइट पे संसद की जो शक्ति है वो क्या बोलती है ना। क्या बोलती है, मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर संसद कानून बनाकर व्यक्तियों को संरक्षण दे सकती है ना। मार्शल लॉ क्या बोलता है, मार्शल लॉ मतलब सैन्य शासन, यानी कि पूरा जो शासन है वो सेना ने अपने हाथ में ले लिया है। राष्ट्रपति का कोई पावर नहीं रहेगी, पीएम की कोई पावर नहीं रहेगी, है ना। सारी पावर किसने ले ली अपने हाथ में, आर्मी ने सारी पावर ले ली। तो मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर संसद कानून बनाकर व्यक्तियों को संरक्षण दे सकती है ना। और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट केसेस यहाँ बहुत कम है ना। अपने यहाँ पे तो कभी लगा ही नहीं है मार्शल लॉ। कभी ऐसा हुआ है कि भाई सेना ने अपने जो वो कर दिया है, तख्ता पलट कर दिया, मार्शल लॉ लगा दिया है, कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक। ये कैसा कहाँ होता है, पाकिस्तान में होता है ऐसा, तो अपने यहाँ नहीं होता ऐसा। तो लगभग नहीं के बराबर केस हैं इसलिए, क्योंकि भारत में मार्शल लॉ लागू नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे केस बनने के चांस बहुत कम है। क्लियर है? ये क्वेश्चन एक ये आ सकता है कि मार्शल लॉ लगे तो कानून कौन बनाएगा, क्या सेना कानून बनाएगी, या संसद कानून बनाएगी, या राष्ट्रपति कानून बनाएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगा। तो कानून कौन बनाएगा, यहाँ पे संसद ही कानून बनाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट, आर्टिकल 35, फंडामेंटल राइट को प्रभावी भी बनाने के लिए संसद की विशेष शक्ति, है ना। फंडामेंटल राइट को इफेक्टिव बनाना है, उसके लिए संसद की विशेष शक्ति। और यहाँ पे क्या लिख के आना है आपको, वापस से विश्वान वाला जो केस है वो लिख के आना है आर्टिकल फंडामेंटल राइट में। आर्टिकल 35 संसद को फंडामेंटल राइट को लागू करने और लिमिटेशन करने दोनों की शक्ति देता है ना। आर्टिकल 35 क्या देता है कि फंडामेंटल राइट को लागू भी करना है और उनको एक सीमा तक लिमिटेशन भी करना है। और वो कौन देता शक्ति, ये कौन सा केस है, ये आर विश्वान वाला केस है। क्लियर है यहाँ तक? ये हुए अपने सारे फंडामेंटल राइट्स और इससे संबंधित जितने भी केस हैं, सारे केस हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। यस, आरएस की वैकेंसी आने वाली है अभी, ठीक है। उससे पहले पॉलिटिको अपना सबसे जो दमदार हथियार बना के रखिए। पॉलिटी का एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। सारे के सारे रटने वाले जो फैक्ट्स हैं वो अपने ट्रिक के थ्रू अपने सारे आपको बताए हुए हैं, है ना। और ये जो भी जो केस है मेंस में कैसे आंसर लिख के आना है, क्या क्या इसमें वैल्यू ऐड करना है, वो सब अपने यहाँ देखा हुआ है अच्छे से, ठीक है। तो अब इस चैनल को अच्छे से आप देखते रहिए। पढ़ते पढ़ते जब भी थक जाओ, है ना, तो शॉर्ट्स अपने डाले हुए हैं बना के शॉर्ट्स कहानी के फॉर्म में, उनको आप देखते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।